नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल इसी समय इस क्लास में हमें अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है और अभिप्रेरणा की हमने परिभाषाएं पढ़ी थी और इसके अलावा दोस्तों हमें अभिप्रेरणा का चक्र भी पढ़ा था। और अंतिम समय में हम कल जो इस क्लास में हमने अभिप्रेरकों के प्रकार पढ़े थे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आप सबको वेरी गुड इवनिंग, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में। इस सिद्धांतों वाली जो ये अधिक अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन सिद्धांतों में जो जितना भी अंदर का जो मटेरियल होता है उनसे रिलेटेड कई बार दोस्तों अवबोध के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, हमारा जो आज जो विषय है वो विषय अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत देखिएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें से हम सबसे पहले एक सिद्धांत है अभिप्रेरणा का और उस सिद्धांत का नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों। ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है क्या और मूल प्रवृत्ति होती क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, आप याद रखिएगा सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। इसके अलावा अभिप्रेरणा के सिद्धांत है तो देखिएगा, सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि यह घटनाक्रम क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, ये अभिप्रेरणा हमारे अंदर जागृत कैसे हो सकती है, कैसे अभिप्रेरणा का जन्म हो सकता है और किस प्रकार से अभिप्रेरणा का जन्म किया जा सकता है, ये बातें बताते हैं। कौन सिद्धांत बताते हैं? जो दोस्तों जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, यानी हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमें यह बताता है कि मूल प्रवृत्ति के आधार पर प्राणी क्रिया करने के लिए अग्रसर होता है और प्राणी जब क्रिया करता है तो दोस्तों अभिप्रेरणा का जन्म होता है। इस सिद्धांत के बारे में देखिएगा, इस सिद्धांत के बारे में दो बातें याद रखिएगा। पहली जो बात है वो दोस्तों वो है मूल प्रवृत्ति, यानी हमें सबसे पहले यह समझना होगा मूल प्रवृत्ति होती क्या है। देखिएगा, दो शब्दों से मिलकर बना मूल और प्लस प्रवृत्ति। मूल का अर्थ होता है दोस्तों जन्म और प्रवृत्ति का अर्थ होता है कार्य, यानी वह कार्य जो जन्मजात है उनको हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे देखिएगा, कई बार प्याज काटते समय आंखों में आंसू आते हैं तो ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। हम सामने शेर को देखते हैं और हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, हम भागने लगते हैं, ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। दोस्तों, ये जो मूल प्रवृत्ति शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उस व्यक्ति का नाम है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था और इन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है वो विलियम वुंड के द्वारा की गई थी। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। लेकिन व्यवस्थित आधार पर इस मूल प्रवृत्ति का सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अध्ययन किया उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। इसलिए हम कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति का जो जनक है वो जनक कौन है, विलियम मैकडूगल है। इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मूल प्रवृत्ति विषय पर सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है विलियम मैकडूगल। हालांकि जो दोस्तों ये जो संप्रत्यय है मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय, इस संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रतिपादन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका नाम है विलियम जेम्स। यदि आपसे प्रश्न आ जाए दोस्तों कि ये जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम मैकडूगल। लेकिन इस संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है विलियम जेम्स। देखिएगा, हमारा आज सबसे पहले जो सिद्धांत है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है। तो दोस्तों इस मूल प्रवृत्ति के बारे में हम यूं लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग
सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया। विलियम जेम्स द्वारा किया गया। आगे दोस्तों बात समझ में। दूसरा, इस मूल प्रवृत्ति के बारे में हम दूसरा एक शब्द यूं भी लिख सकते हैं कि जितनी भी हमारी जन्मजात क्रियाएं होती है, जितनी भी हमारी जन्मजात क्रियाएं होती हैं दोस्तों, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चे यानी उन छोटे बच्चों से यदि हम वस्तुएं छीनने लगते हैं तो वो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। ये बच्चे की क्या है? मूल प्रवृत्ति है दोस्तों। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं या जन्मजात क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, हमारे पास में शरीर होता है और इस शरीर में हमारे पास में मस्तिष्क होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था दोस्तों मनोविश्लेषणवाद में, सिगमंड फ्राइड के बारे में। इस मस्तिष्क में होता है मन, या हम यूं कह सकते हैं इस मस्तिष्क को कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में मन। और मन को दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार में विभाजित किया था? 3 प्रकार में। पहला जो मन विभाजित किया उसका नाम है अचेतन, दूसरा अर्धचेतन यानी हम यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और तीसरा कॉन्शियस यानी चेतन मन। देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो मूल प्रवृत्ति जिस मन का भाग है उस मन का नाम है अनकॉन्शियस माइंड। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने जो मन के 3 प्रकार बताए थे, उन 3 प्रकारों में मूल प्रवृत्ति को अचेतन मन में रखा। इसका मतलब दोस्तों, इस मन के बारे में कहा जाता है ये मन जन्मजात होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मूल प्रवृत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। तो देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में हम यूं लिख सकते हैं कि पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से, पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया। जबकि हमारे सामने इस संप्रत्यय को जो व्यक्ति लेकर आए थे उसका नाम है विलियम जेम्स। तो देखिएगा दोस्तों, हम इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है इसको हम साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? यदि दोस्तों किसी भी प्राणी को किसी भी परिस्थिति में रखा जाए तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति किस प्रकार की क्रिया करता है, वो क्रिया ही उस व्यक्ति की क्या है? मूल प्रवृत्ति है। यदि किसी व्यक्ति को बंद कमरे में रख दिया जाए और बंद कमरे में रखने के बाद में वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो व्यक्ति किस प्रकार की क्रिया करता है, उस व्यवहार को, उस क्रिया को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम क्या था? विलियम जेम्स। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जिस विद्वान या मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया उसका नाम है विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति एक जन्मजात क्रिया है, किसी भी परिस्थिति में मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है और उसके बाद में जो घटित क्रियाएं या व्यवहार होता है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, उस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक प्राणी में अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। जैसे देखिएगा दोस्तों, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मूल प्रवृत्तियां होती है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्राणी में जिस प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है वो प्राणी उसी प्रकार का कार्य करता है और क्रिया करने के लिए वो व्यक्ति प्रेरित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के बारे में दोस्तों हम यूं लिख सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों की अनेक विशेषताएं होती है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक पुस्तक लिखी दोस्तों जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और अर्थात हम हिंदी में नाम दे सकते हैं मनोविज्ञान की एक अवधारणा।
उस पुस्तक में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग, कि उन संवेगों से मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है और मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति क्रिया करने के लिए अग्रसर होता है, अर्थात व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये दोस्तों जो सिद्धांत था वो सिद्धांत क्या था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत इसी को कहते हैं क्या? दोस्तों ये अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत मूल प्रवृत्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत माना जाता है। तो देखिएगा इसके बारे में दोस्तों हम और पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इससे पहले आप एक शब्द और लिखना दोस्तों, कि जो मूल प्रवृत्ति का जो जनक है, वो मूल प्रवृत्ति का जो जनक है, वो जनक हम विलियम मैकडूगल को मानते हैं। मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को मानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम और पढ़ते हैं मूल प्रवृत्तियां क्या है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों इन मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले आप में से कई ऐसे भी विद्यार्थी है क्या जिनको नहीं पता कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है, संवेग क्या होते हैं और भावना क्या होती है? इन तीनों में आप अंतर जानते हो या नहीं जानते हो? एक बार कमेंट में जल्दी से लिखो। यदि अंतर नहीं जानते हो तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी, हम यूं कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का आप कोई भी अध्याय पढ़ो, लेकिन उस अध्याय के जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं नहीं आया समझ में, ये इनके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों हमने पीछे वाले जितने भी वीडियो देखे हैं, डाले हैं, वो एक बार वीडियो आप जरूर देखें। यदि वो वीडियो देखें तो अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि मैंने वो वहां पर पढ़ा दिया तो अब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो कई विद्यार्थी जानते हैं, कई विद्यार्थी नहीं जानते। एक बार मैं फिर समझा देता हूं दोस्तों कि ये तीनों होते क्या है। देखिएगा एक शब्द आएगा आपके सामने बार बार भावना, और दूसरा एक शब्द आएगा मूल प्रवृत्ति, लेकिन इससे पहले एक शब्द आता है दोस्तों संवेग, जिसको हम कहते हैं इमोशन, और एक शब्द आता है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति ये तीनों होते क्या है? इन तीनों के बारे में दोस्तों सबसे पहले भावना के बारे में। भावना के बारे में यूं कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला विचार क्या कहलाता है? भावना कहलाता है। जैसे देखिएगा आपके अंदर हजारों विचार उत्पन्न हो रहे होंगे मस्तिष्क में, उस विचार को हमें क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क का विचार जो अब तक किसी प्राणी के सामने प्रकट नहीं हुआ है, उस विचार को हम क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, वो विचार भावना केवल तब तक कहलाएगा जब तक वो विचार दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुआ है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि विचारों का जो आंतरिक रूप होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? भावना कहलाता है। कई बार आपने ऐसे अक्सर सुने होंगे कि आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि भावना तो कहां होती है? मस्तिष्क में, वो कभी बाहर प्रकट नहीं होती है। यदि दोस्तों वो भावना बाहर प्रकट हो गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? संवेग। तो यहां पर लिख सकते हैं विचारों का बाह्य प्रकाशन, विचारों का बाह्य प्रकाशन। बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। सबसे पहले हमारे अंदर जो विचार थे वो भावना, वो विचार बाहर निकलते ही क्या हो गए? संवेग हो गए। अब देखिएगा उन विचारों से यदि कोई क्रिया हो गई, यानी हम यूं कह सकते हैं उन विचारों से यदि कोई क्रिया हो गई तो उसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति, यानी विचारों का क्रियात्मक रूप। विचारों का क्रियात्मक रूप क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। दोस्तों ये तीनों सब प्राणियों में होती है, ये तीनों जन्मजात होती है और ये तीनों सार्वभौमिक होती है, यानी इस विश्व के जितने भी जीव जंतु है उन सब में मौजूद रहती है। कई बार बोलते हैं, एक विद्यार्थी का प्रश्न है भावना और अनुभव में क्या अंतर होता है? देखिएगा अनुभव तो हम प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त होता है और भावना स्वतः उत्पन्न होती है और अनुभव स्वतः हमें प्राप्त नहीं होता। ये इन दोनों में अंतर है। अनुभव अर्जित होता है
और भावना जन्मजात होती है। तो इन तीनों में अंतर है। तो देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिएगा, ये इस प्रकार का मान लो एक प्राणी है, एक व्यक्ति है। सबसे पहले इस प्राणी के अंदर विचार आया, इस प्राणी के अंदर विचार आया कि ये इस प्रकार का एक वृक्ष है और मुझे इस वृक्ष के यहां तक पहुंचना है। सबसे पहले इसके अंदर विचार आया, मैं यहां तक जाऊंगा, इस वृक्ष तक पहुंचूंगा। और उसके बाद में ये विचार आया, ये विचार क्या थी? विचार था क्या? भावना थी। और उसके बाद में इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं उस वृक्ष के नीचे जा रहा हूं। पूरी दुनिया को बता दिया, वो विचार बाहर आ गया, तो वो क्या हो गया? संवेग हो गया। अब देख लो, इसने चलना आरंभ कर दिया कि ये व्यक्ति जा रहा है इस वृक्ष तक। अब देखो, इसी विचारों का ये कौन सा रूप है? क्रियात्मक रूप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बताओ, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये तीन शब्द है दोस्तों, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। हमारा जो सिद्धांत है दोस्तों, वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। यानी हम यूं कह सकते हैं, जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। दोस्तों आप इसमें याद रखिएगा, जो मूल प्रवृत्ति की विशेषता है, वो मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है? मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं कई बार प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल प्रवृत्ति के बारे में सत्य नहीं है? इस प्रकार का अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यूं लिख सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति जिस मन का भाग है, उस मन का नाम क्या है? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये रहती कहां है? अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, अचेतन मन में रहती है। और दोस्तों अचेतन मन क्या होता है? जन्मजात होता है। इसका मतलब हम दूसरी विशेषता लिख सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वो मूल प्रवृत्ति होती कैसी है? जन्मजात होती है। इसके अलावा हम तीसरी बात यह भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जो मूल प्रवृत्ति होती है, वो मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ यह होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी हम यूं कह सकते हैं, यदि आपके अंदर मूल प्रवृत्ति है तो ये सबके अंदर मूल प्रवृत्ति है। इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में मूल प्रवृत्ति है, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर मूल प्रवृत्ति नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो सार्वभौमिक होती है, इसमें सत्यता है। चौथी दोस्तों, मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं में देखिएगा, मूल प्रवृत्ति का रूप, का स्वरूप, मूल प्रवृत्ति का कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। सभी प्राणियों में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। दोस्तों शायद ये आपको लाइन समझ में नहीं आई होगी। मूल प्रवृत्ति का जो रूप होता है, मूल प्रवृत्ति का जो स्वरूप होता है, और मूल प्रवृत्ति का जो कार्य होता है। कई बार आपने देखे होंगे दोस्तों कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके साथ में कई छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाता है। एक बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, रोता है बीच में, और एक बालक होता है जो रोता नहीं है, सीधा स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाने के बाद में मान लीजिए आज एक क्लास में 30 लड़के आए हैं और पहली क्लास है, और वो पहली बार 30 बच्चे स्कूल में आए हैं, तो उन 30 बच्चों का प्रत्येक बच्चे की अलग अलग क्रिया है। प्रत्येक बालक अलग अलग सोचता है और प्रत्येक बालक अलग अलग कार्य करता है। यानी एक बालक बहुत अधिक रो रहा है कि मुझे वापस घर जाना है, एक बालक कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा है, और तीसरा एक बालक है जो आराम से खेल रहा है। यानी ये बच्चों की क्या है? मूल प्रवृत्ति है। तो हम कह सकते हैं क्या दोस्तों कि सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति एक ही होती है, एक ही प्रकार से कार्य करती है, कि ये सभी व्यक्ति जब डरते हैं तब सारे साथ में डरते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो मूल प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है सभी प्राणियों में। इनका स्वरूप अलग होता है, इनका रूप अलग होते हैं, मूल प्रवृत्तियों के कार्य अलग होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि क्लास में एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो झगड़ालू होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति ऐसी, उसको हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति। देखिएगा, पांचवी जो विशेषता है दोस्तों, वो विशेषता ये है, मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। दोस्तों इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति है, उस मूल प्रवृत्ति में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। उस मूल प्रवृत्ति में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जाता है। कई विद्यार्थियों की मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि आप विषय वस्तु से हटकर कोई कमेंट नहीं करें, फिर भी विद्यार्थी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति। लेकिन इस मूल प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है,
आप करना बंद कर दो ये कमेंट। उस किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आप आराम से पढ़िए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो नहीं आ रहा उसको वापस मैं आपको समझाऊंगा क्या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है। ये इस प्रकार से आप अपनी मूल प्रवृत्ति में क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, अचेतन मन, ये विशेषता समझ में नहीं आई। दोस्तों कौन सी? आपने पहले वाले जो वीडियो देखे, एक बार उन वीडियो को देखे, वो वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा अचेतन मन होता है क्या है। आप यदि पहली बार इस क्लास में बैठ रहे हो तो आपको ये क्लास थोड़ी अनोखी लगेगी। मैंने जो पहले पढ़ाए एक बार उनको देखो। आप मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया आपको पहले, और उसके बाद में कंप्लीट आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में बताया है। तो आप पहले वाले वीडियो को देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों ये मूल प्रवृत्ति की देखो पहली विशेषता अचेतन मन। इस अचेतन मन का अर्थ क्या है दोस्तों? मैंने ये विशेषता इसलिए लिखवाई है, मूल प्रवृत्ति की विशेषता अचेतन मन में होती है। मूल प्रवृत्ति होती कहां है? अचेतन मन में होती है। जैसे देखिएगा इस प्रकार से, जिस विद्यार्थी के ये प्रश्न समझ में नहीं आया उसका प्रश्न ये था कि अचेतन मन में कैसे? ये मनुष्य, इस मनुष्य के पास में ये मस्तिष्क, तो दोस्तों मैंने बताया था मनोविज्ञान की भाषा में मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो हमारे पास में ये जो होता है मन, वो होता कहां है? मस्तिष्क में। इस मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक जो प्रकार है उसका नाम है अचेतन मन, इसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किस मन का भाग है? अचेतन मन का भाग है दोस्तों। अगली विशेषता देखिएगा मूल प्रवृत्ति की। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड में भी है सिलेबस में आदत क्या है इसके बारे में। दूसरा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति और आदतों में अंतर होता है दोस्तों। मूल प्रवृत्ति को आप त्याग नहीं कर सकते। मूल प्रवृत्ति में आप संशोधन कर सकते हो, उसमें आप सुधार कर सकते हो, लेकिन उसका पूर्णतः त्याग नहीं किया जा सकता। आदत का आप त्याग कर सकते हो, आदत को आप छोड़ सकते हो। सबसे बड़ा अंतर यह है। दूसरा अंतर इन दोनों में अंतर क्या है कि जो मूल प्रवृत्ति होती है, यानी मान लीजिए आप बचपन से ही आपके अंदर मूल प्रवृत्ति है, आप बहुत कम बोलते हो, तो इसमें आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत आप और अधिक बाह्य रूप में या बहिर्मुखता ला सकते हो अपने अपने व्यक्तित्व में, लेकिन पूर्णतः बहिर्मुखता नहीं आ पाती है क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्ति दोस्तों जन्मजात होती है। जबकि जो आदत होती है, जैसे आपकी आदत है सुबह लेट उठने की, तो इसमें आदत में आप सुधार कर सकते हो, सुबह 7 बजे उठने की या सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने की। इस प्रकार दोस्तों मूल प्रवृत्ति जो होती है वो संशोधनात्मक होती है, हम यूं कह सकते हैं परिवर्तनशील होती है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। और जबकि आदत को हम चाहे वैसे बदल सकते हैं, हम चाहे उसको आदत बना सकते हैं, हम चाहते जिस आदत को छोड़ना चाहते हैं उस आदत को छोड़ सकते हैं। यानी ये दोनों एक नहीं होती है दोस्तों, ये दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए, मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति से प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। दोस्तों इसका जो अर्थ है वो अर्थ यह है कि हमारी यदि मूल प्रवृत्ति घूमने की है कि हमारा मन ही नहीं लगता, हमारी तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी घूमने की मूल प्रवृत्ति होती है, तो देखो किसी की ये मूल प्रवृत्ति यह होती है कि अंतर्मुखता होती है, वो अपने घर से कहीं बाहर ही नहीं निकलते। तो इनसे जो जन्म होता है वो दोस्तों वो व्यवहार का होता है और उसके फलस्वरूप वो व्यक्ति उसी प्रकार की क्रिया करता है। तो देखिएगा ये मूल प्रवृत्ति की दोस्तों प्रमुख क्या होती है? विशेषता। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है, ये मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार के जो तीनों पक्ष होते हैं, क्रियात्मक पक्ष, व्यक्ति के व्यवहार का क्रियात्मक पक्ष, व्यक्ति के व्यवहार का भावनात्मक पक्ष और व्यक्ति के व्यवहार का संज्ञानात्मक पक्ष, इन तीनों से जुड़ी हुई रहती है। मूल प्रवृत्ति का संबंध दोस्तों इन तीनों पक्षों से होता है, संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से और क्रियात्मक पक्ष से।
एक विद्यार्थी लिखता क्रोध आना मूल प्रवृत्ति है या आदत है। तो देखिएगा दोस्तों, जो क्रोध आना है वो क्रोध क्या है, मूल प्रवृत्ति है, ये आदत नहीं है। आपने क्रोध को लाना सीखा है क्या? जिसको आपने अर्जित किया है वो आदत है, और जो जन्मजात है उसको हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। क्रोध आना एक मूल प्रवृत्ति है। आगे मैं आपको समझाऊंगा मूल प्रवृत्ति क्या होती है और क्रोध क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल, इस विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, और इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी अर्थात हम इसको हिंदी में कह सकते हैं मनोविज्ञान की एक अवधारणा। मनोविज्ञान की एक अवधारणा। अवधारणा देखिएगा, इस पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने कहा कि हमारे पास में जो मूल प्रवृत्तियां होती है, वो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की कुल संख्या भी कितनी है दोस्तों, 14 है, और मूल प्रवृत्तियां भी कितनी है, 14 है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ क्या रहता है, संवेग जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिएगा, यदि आपसे कोई प्रश्न यूं पूछ ले दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति होती कितनी है, तो हमारे व्यवहार में मूल प्रवृत्तियां असंख्य होती है, इनकी गणना नहीं की जा सकती। यदि आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ते हो, संस्कृत का साहित्य पढ़ते हो, तो उसमें मूल प्रवृत्ति अलग है, अलग संख्या है। हिंदी के साहित्य में मूल प्रवृत्ति अलग है, लेकिन मनोविज्ञान में देखिएगा मूल प्रवृत्ति कुल विलियम मैकडूगल ने 14 बताई है। लेकिन दोस्तों, ये विलियम मैकडूगल ने बताई है, आगे एक मनोवैज्ञानिक आएगा जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। और दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने कुल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, लेकिन विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की बताई है। ये मूल प्रवृत्तियां हम इनको टोटल नहीं कह सकते, ये किसके द्वारा बताई गई है, विलियम मैकडूगल के अनुसार है। तो दोस्तों, विलियम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्त्यात्मक या मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, ये अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया कब था, सन 1908 में, सन 1908 में। और जबकि ये जो पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1905 में, 1905 में। तो इस पुस्तक में इस सिद्धांत का उल्लेखित या उल्लेख नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं मूल प्रवृत्ति क्या है। देखो, विलियम मैकडूगल ने कुल कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, 14 प्रकार की, और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ क्या रहता है, एक संवेग जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आपके पास में एक मूल प्रवृत्ति या आपको एक एग्जाम में एक संवेग दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ इस संवेग के साथ में आपके व्यवहार की कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। या एक मूल प्रवृत्ति दे दी जाएगी और आपसे उस संवेग का नाम पूछा जाएगा। तो देखिएगा, एक तरफ मूल प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ क्या है, संवेग है। जो पहली मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, वो है पलायन। पलायन, पलायन का अर्थ होता है दोस्तों भागना, और पलायन के साथ में जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है उसका नाम है भय। यानी इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ देखिए क्या, जब आपको आपके अंदर भय उत्पन्न होता है तो आप भागने की कोशिश करते हो। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति से संवेगों का जन्म नहीं होता है, संवेगों से मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ, मान लीजिए आप जहां बैठे हो वहां अचानक कोई शेर आ गया, तो आपके अंदर उत्पन्न क्या हुआ, भय उत्पन्न हुआ। उस भय से आप भागने की कोशिश करते हो, यानी मूल प्रवृत्ति से जन्म, संवेग से जन्म हो रहा है दोस्तों किसका, मूल प्रवृत्ति का। तो वेग से आपके अंदर किस मूल प्रवृत्ति का जन्म हो रहा है, पलायन का जन्म हो रहा है। देखिएगा अगला, पहली जो मूल प्रवृत्ति है उसका नाम है पलायन और पलायन से भय। दूसरी जो मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, इसका नाम है युयुत्सा। युयुत्सा का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध करने की इच्छा। हम यूं कह सकते हैं युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। अब देखो दोस्तों, युद्ध तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, युयुत्सा, वास्तविक इसका अर्थ यही होता है युद्ध करने की इच्छा। आपको कब ऐसा लगता है कि मुझे लड़ाई करनी चाहिए,
और आपकी कब इच्छा होती है कि मैं लड़ाई करूं? ये इच्छा तब होती है जब आपके व्यवहार में अर्थात एक संवेग होता है दोस्तों, क्रोध नामक संवेग। एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा भी है कमेंट बॉक्स में कि क्रोध क्या है, संवेग मूल प्रवृत्ति है या फिर आदत है? तो दोस्तों ये जो क्रोध है ये ना तो मूल प्रवृत्ति है और ना ही आदत है, ये बल्कि एक प्रकार का है क्या, संवेग है। और क्रोध उत्पन्न होने से आपके अंदर जिस मूल प्रवृत्ति का जन्म होगा उस मूल प्रवृत्ति का नाम क्या है, युयुत्सा, यानी पलायन, भय, युयुत्सा, क्रोध। और तीसरी है निवृत्ति। तीसरी है दोस्तों निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। और ये ऐसा तब होता है दोस्तों जब आपको किसी से घृणा होती है, आपको किसी से नफरत होने लगती है, तो आप उससे क्या छुड़ाना चाहते हो, पीछा। यानी जैसे घृणा का जन्म हुआ और आपके अंदर जिस मूल प्रवृत्ति का जन्म हुआ उसका नाम क्या है, निवृत्ति। चौथी है दोस्तों संतान कामना। संतान कामना या हम यूं कह सकते हैं संतान की प्राप्ति। संतान की प्राप्ति आपके अंदर किस संवेग का जन्म होगा, तब वात्सल्य। वात्सल्य नामक संवेग का जन्म होने पर आपका भी आपके अंदर जो मूल प्रवृत्ति विकसित होती है उसका नाम क्या है, संतान कामना या संतान की प्राप्ति। नंबर 5 है दोस्तों शरणागति। शरणागति, और शरणागति का अर्थ यानी किसी के शरण में जाना, किसी को शरण देना। यानी कब, जब आपके अंदर कौन सा संवेग विकसित होता है, करुणा नामक संवेग विकसित होता है। नंबर 6 है दोस्तों काम। काम और काम से कामुकता। काम और काम से क्या हो जाएगा, कामुकता। तो देखिएगा ये कितनी मूल प्रवृत्तियां हो गई है दोस्तों, 6 हो गई है। इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, वो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पलायन के साथ में बताओ कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है, भय। और या फिर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा भय के साथ में कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के हम बाद में पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने 6 प्रकार की पढ़ ली है, 6 मूल प्रवृत्तियां और 6 संवेग। 6 मूल प्रवृत्तियां और 6 संवेग। जो नंबर 7 है दोस्तों जिज्ञासा। जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा के साथ में जो संवेग जुड़ा हुआ है उस संवेग का नाम है जिज्ञासा आश्चर्य। आपको किसी भी चीज को देखने के बाद में आश्चर्य उत्पन्न होता है, तब उसके अंदर आपको देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी देखिएगा यदि आपने पहली बार आगरा में जाकर ताजमहल देखा है तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, और उसके बाद में उसको देखने की, उसको पास में जाने की, उसके दीवारों को देखने की, उसके मेहराबों को देखने की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो देखिएगा दोस्तों जिज्ञासा उत्पन्न कब होती है, जब आपके अंदर आश्चर्य का भाव आता है। और नंबर 8 दैन्य। दोस्तों दैन्य का अर्थ होता है दया करना। दया करना अर्थात आत्महीनता। आत्महीनता, जो प्राणी सब कुछ त्याग देता है, उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ उस प्राणी का चला गया है, उसके अंदर आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है। और जब आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है तब आपके अंदर दया का भाव, यानी आपके अंदर जिस मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है उसका नाम है दैन्य। नंबर 9 है दोस्तों आत्मगौरव। आत्मगौरव, और आत्मगौरव आत्मस्वाभिमान। आत्मस्वाभिमान, हम यूं कह सकते हैं कि आत्मस्वाभिमान उत्पन्न होने से आपके अंदर आत्मगौरव, यानी आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। कब, जब आत्मस्वाभिमान होता है। तो दोस्तों ये कुल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। यानी जिज्ञासा, आश्रय, दैन्य, आत्महीनता और इसके अलावा आत्मगौरव, आत्मस्वाभिमान। एक होती है दोस्तों सामूहिकता, नंबर 10 सामूहिकता। और सामूहिकता एकांकीपन, यानी जब भी आप अकेले बैठे हुए होते हो तो आपके अंदर किस संवेग का उत्पन्न होता है, एकांकीपन का। उसके बाद में आप चाहते क्या हो कि मेरे अंदर
या मैं किसी के पास में जाऊं या मैं किसी समूह में जाऊं, इसको हम क्या कहते हैं, आत्म सामूहिकता। नंबर दोस्तों जो 11 है वो 11 है दोस्तों भोजन। देखिएगा, हम भोजन कब चाहते हैं कि हमें भोजन करना चाहिए, जब हमें लगती क्या है, भूख। तो भूख के साथ में बताओ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, भोजन, या हम यूं कह सकते हैं भोजन का तलाश। नंबर दोस्तों 12 स्वामित्व। स्वामित्व, और इस स्वामित्व का अर्थ होता है हम किसी पर जब अधिकार जताने लगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वामित्व कहते हैं। और स्वामित्व किसी भी वस्तु पर तब जगाते हैं जब उसके अंदर या हमारे अंदर संग्रहण की भावना उत्पन्न होती है। संग्रहण कि इसका हमें क्या कर लेना चाहिए, संग्रहण कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 प्रकार की और बची हुई है, मैं आपको पढ़ाता हूं। नंबर दोस्तों जो 13 है और नंबर 14 है। 13 है दोस्तों रचनात्मकता, इसको हम सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। और ये हमारे उत्पन्न तब होती है जब हमारे अंदर कृति भाव, कृति का अर्थ होता है कुछ नया करने की भावना उत्पन्न होती है हमारे मस्तिष्क में। देखिएगा ये शब्द आ गया भाव या भावना। हमारे अंदर कुछ नया करने की जब भावना विकसित होती है तब हमारे अंदर रचनात्मकता आती है, सृजनशीलता आती है, हम कुछ नया कार्य करते हैं। नंबर जो 14 है दोस्तों, इसका नाम है हास्य। हास्य, और हास्य जुड़ा हुआ आमोद के साथ। आमोद का अर्थ होता है दोस्तों हंसने से सुख, हंसने से मिलने वाला सुख। जिस सुख की प्राप्ति हमें हंसने से होती है उसका नाम है आमोद, और आमोद उत्पन्न होने पर हम हंसने लगते हैं। तो दोस्तों ये 14 प्रकार की क्या थी, मूल प्रवृत्ति, और उसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, संवेग। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, संवेग पहले उत्पन्न होते हैं क्या? देखिएगा सबसे पहले आपके अंदर भावना उत्पन्न होगी, वो भावना यदि बाहर निकल गई तो वो क्या है, संवेग। उन संवेगों से यदि कोई क्रिया हो गई तो वो क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो सबसे पहले जन्म होता है भावना का, और उसके बाद में होता है संवेग का, और अंत में जब आप क्रिया करते हो तो उसको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो अंत में जन्म किसका होता है, मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो देखिएगा ये जो थी ये 14 प्रकार की दोस्तों मूल प्रवृत्तियां थी, और ये जो सिद्धांत था वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था। अगला दोस्तों जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, वो सिद्धांत है दोस्तों आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, या हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। देखिएगा दोस्तों ये सिद्धांत है क्या, मनोविज्ञान में एक संप्रदाय आया था दोस्तों, और उस संप्रदाय का नाम था आवश्यकता या मांग का संप्रदाय। उस संप्रदाय या हम यूं कह सकते हैं मानवतावाद संप्रदाय, और मानवतावाद संप्रदाय का जो संस्थापक था दोस्तों उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो प्रवर्तक मानवतावाद संप्रदाय के। और अब्राहम मैस्लो ने सन दोस्तों 1954 में मानवतावाद संप्रदाय का प्रतिपादन करके कहा कि प्रत्येक मानव के पास में अपने अस्तित्व बचाने के लिए उसके अंदर अनेक प्रकार की मांगों का जन्म होता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की आवश्यकताएं जन्म लेती है, और प्राणी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है और कार्य करके प्रेरित हो जाता है। और दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों इस प्रकार से इस सिद्धांत को बताया कि मनुष्य के पास में कुल कितने प्रकार की मांगे होती है, 5 प्रकार की मांगे होती है। एक मनुष्य के पास में हम यूं कह सकते हैं अब्राहम मैस्लो के अनुसार कुल कितने प्रकार की मांगे होती है, 5 प्रकार की मांगे होती है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। पहली जो मांग होती है या पहली जो आवश्यकता होती है उसका नाम है शारीरिक मांग, या हम इसको यूं कह सकते हैं शारीरिक आवश्यकता। दूसरी जो होती है वो होती है सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। और दोस्तों जो तीसरी होती है वो होती है समाज की मांग, समाज की मांग। और 5वीं है सम्मान की मांग, सम्मान की मांग या सम्मान की आवश्यकता। और दोस्तों जो 5वीं है उसका नाम है आत्मसिद्धि,
आत्मसिद्धि की मांग, इसको परा अनुभूति की मांग भी कह सकते हैं हम। ये इसने 5 प्रकार की मांगे बताई। मैस्लो का ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के पीछे इसकी मूल जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु क्या है दोस्तों? अब्राहम मैस्लो ने कहा कि जब मनुष्य पैदा होता है तब कई प्रकार की मांगे लेकर पैदा होता है, और उसके बाद में जब वह अपने जीवन का व्यापन करता है तो कई प्रकार की आवश्यकताएं जन्म लेती है, और प्राणी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, और कार्य करते समय वे व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म कैसे होता है? अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकताओं से होता है। अभिप्रेरणा का जन्म उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली मांगों से होता है। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो आवश्यकता या मांग का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मनुष्य अपनी मांगों से या हम यूं कह सकते हैं मनुष्य अपनी मांगों से या हम यूं कह सकते हैं आवश्यकताओं से, मांगों से या आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता या मांग का सिद्धांत है। यानी आवश्यकता या मांग के सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी प्रेरित होता है तो वो प्रेरित किससे होता है? अपनी आवश्यकताओं से होता है। दोस्तों एक बार एक फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, अब्राहम मैस्लो की ये जो 5 मांगे हैं, इन 5 मांगों का क्रम पूछ लिया था कि नीचे से लेकर ऊपर तक का इनका सही क्रम बताओ। तो आपको सही क्रम याद कैसे रखोगे? सबसे पहले देखो शारीरिक, उसके बाद में सुरक्षा, 3 नंबर की जो है समाज की, 4 नंबर की सम्मान की, और 5 नंबर की आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि की मांग भी कह सकते हैं। तो इसकी दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी। पहला आपको याद रखना सा, और दूसरा आपको याद रखना सु। यानी देखो दोस्तों क्या हो गया? सासु। और सासु को समाज में क्या मिलता है दोस्तों? सम्मान मिलता है। यानी बहु सासु को समाज में क्या देती है? सम्मान देती है। तब इसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति का यह अर्थ होता है दोस्तों अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से होना। जो मांगे हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई होती है, शारीरिक मांग, इनको दही की मांग भी कहते हैं हम। जैसे रोटी, कपड़ा शरीर के साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद में हमें घर की आवश्यकता, जैसे हमें घर की आवश्यकता होती है यानी सुरक्षा की मांग, जैसे हमें रहने के लिए क्या मिल गया? घर मिल गया। उसके बाद में किसकी आवश्यकता? समाज की आवश्यकता। और उसके बाद में जब हमें समाज भी मिल जाता है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि उस समाज में हमारा क्या हो? सम्मान हो। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा का मिलन किससे हो? परमात्मा से हो। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की मांगे थी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो अगला सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। और दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उस व्यक्ति का नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद दोस्तों देन किसकी है? सिगमंड फ्राइड की। हम यूं कह सकते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया। सिगमंड फ्राइड के 2 शिष्य थे, एक का नाम था एडलर और दूसरे का नाम था दोस्तों कार्ल जुंग, या हम इसको कह सकते हैं कार्ल युंग। दोनों नाम मिलते हैं, कार्ल जुंग या कार्ल जुंग। ये सिद्धांत कहता है क्या है? ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा का जन्म अचेतन मन से होता है। इस सिद्धांत में दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, सिगमंड फ्राइड का एक वीडियो डाला हुआ दोस्तों यूट्यूब पर, आप एक बार उसको देखना। अब उसको देखोगे तो आपको यह सिद्धांत समझ में आएगा, और यदि किसी ने देख रखा है तो ये आपके सिद्धांत समझ में आ जाएगा। सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के मन बताए हैं दोस्तों, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा जो प्रकार बताया दोस्तों वो बताया चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार 90% भाग हमारे पास में जिस मन का होता है उस मन का नाम है अचेतन मन
इतनी सी बात समझ में आ गई। इसका हमारे पास में 90% भाग होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। ये जिस सिद्धांत को फॉलो करता है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है आनंद का सिद्धांत, या हम यूं कह सकते हैं आनंद का नियम या सुख का नियम। प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए, प्राणी आनंद की चाह के लिए अधिकांश कार्य इसी नियम के अनुसार करता है। हम यूं कह सकते हैं इस मन में अनेक प्रकार की दोस्तों दमित इच्छाएं होती है, और वो दमित इच्छाएं जब वो सुख की प्राप्ति करने के लिए हमारे अंदर से जो कार्य निकलते हैं या हमारे अंदर से जो दमित इच्छाएं निकलती है, उन दमित इच्छाओं से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं से व्यक्ति कार्य करने के लिए या व्यक्ति क्रिया करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है, यानी प्रेरित होता है कार्य करने के लिए। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार कोई भी प्राणी जब कार्य करता है तो वो कार्य अचेतन मन की देन होती है, और अचेतन मन में हजारों सैकड़ों दमित इच्छाएं होती है, और वही दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो सिद्धांत था दोस्तों, ये सिद्धांत किसका था? सिगमंड फ्राइड का, और सिद्धांत का जो नाम है वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिएगा अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, वो सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है क्या? सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना होगा दोस्तों, ये सिद्धांत दिया किसने? ये सिद्धांत दोस्तों जिसके द्वारा दिया गया उसका नाम है डेविड सी मैक्सीलैंड के द्वारा। ये पूछ रखा है दोस्तों, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डेविड सी मैक्सीलैंड के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस सिद्धांत के दोस्तों जो सहयोगी करता थे, सहयोगी करता, उन सहयोगी करता के दो नाम है। एक का नाम था दोस्तों एटकिंसन, एक मनोवैज्ञानिक है जर्मनी का जिसका नाम है एटकिंसन, और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है, दो मनोवैज्ञानिक है होयंगा एंड होयंगा। देखो दोस्तों इनके नाम भी बहुत प्यारे हैं, होयंगा एंड होयंगा। ये इनके सहयोगी करता थे इस सिद्धांत के। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, यह सिद्धांत डेविड सी मैक्सीलैंड के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत का नाम है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के मन में यह हमेशा बना रहता है, या उस व्यक्ति के अंदर हमेशा विचार आता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, या बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की चाह में व्यक्ति कई बार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। और यह सिद्धांत की, इस सिद्धांत की जो थ्योरी है वो थ्योरी है कि प्राणी कई बार क्रिया करने के लिए प्रेरित इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए, और उस व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा का जन्म होता है। तो दोस्तों इस सिद्धांत के बारे में हम यूं लिख सकते हैं कि उपलब्धि की चाह में, उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए, प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। प्राणी किसके लिए प्रेरित होता है? क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत की दोस्तों एक और बात निकल कर आती है, उपलब्धि ये निकल कर आती है कि प्राणी को जब अपने सामने उद्दीपक के रूप में उपलब्धि दिखाई देती है, यानी जैसे देखिएगा आपको आपके सामने दिखाई क्या दे रही है? नौकरी दिखाई दे रही है स्पष्ट आपके सामने कि मैं थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ाई करता हूं, थोड़ी बहुत भी यदि मेहनत करता हूं तो मुझे मिलेगी क्या? नौकरी मिलेगी। ये आपकी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि, ये उपलब्धि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और आप क्या करने के लिए प्रेरित होंगे? क्रिया करने के लिए प्रेरित होंगे, और क्रिया करके इस उपलब्धि को प्राप्ति, या इस उपलब्धि को आप प्राप्त कर लोगे। ये जो सिद्धांत है वो दोस्तों, ये सिद्धांत दिया गया था सोले सबरी के द्वारा, सोले सबरी, और इनके एक सहयोगी थे और सोले सबरी, और दूसरे का नाम था दोस्तों मेलगोव।
मेल गो, ये दो मनोवैज्ञानिकों की देन है। ये सिद्धांत कहता क्या है दोस्तों, यदि आपके व्यवहार में दक्षता है तो वो दक्षता आपको सक्रिय रखेगी। आपके अंदर कोई भी कार्य करने की, आपके अंदर दक्ष हो उस कार्य को करने के लिए। अभी मैं कहता हूं कि दोस्तों आपको 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और उस दौड़ लगाने में यदि आप दक्ष हो, यानी आप तैयार हो, आपके अंदर वो योग्यता है, वो योग्यता आपको किसी कार्य को करने के लिए हमेशा सक्रिय रखेगी। और इस प्रकार प्राणी सक्रिय हो जाता है, प्राणी अभिप्रेरित हो जाता है। यह सिद्धांत दोस्तों ये कहता है। इस सिद्धांत के जो मूल थ्योरी है दोस्तों, वो मूल थ्योरी है कि व्यवहार की दक्षता पर बल देता है, व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है, सर्वाधिक बल देता है। यानी उस सिद्धांत का नाम बताइए, अभिप्रेरणा के उस सिद्धांत का नाम बताइए दोस्तों, जो व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। उस सिद्धांत का नाम है सक्रियता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी, विश्व का प्रत्येक प्राणी, उसके अंदर एक प्रकार की योग्यता, या हम यूं कह सकते हैं किसी ना किसी प्रकार की क्षमता होती है जिसको करने में वह प्राणी दक्ष होता है। और वो ये दक्षता, यानी व्यवहार की जो दक्षता होती है, वही दक्षता उस प्राणी को सक्रिय रखती है। और इस सक्रियता के भाव से प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, तो सिद्धांतों का दोस्तों अर्थ यही होता है कि प्रत्येक सिद्धांत आपको यही बताएगा कि प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित कब होता है। सिद्धांत यही बताएगा। और यह सिद्धांत यह बताता है कि आप क्रिया करने के लिए प्रेरित तब होंगे जब आपके अंदर सक्रियता होगी, आप एकदम तत्पर होंगे, आप एकदम तैयार होंगे। और आप तैयार तब होंगे जब आपके व्यवहार में किसी कार्य को करने की क्या है, दक्षता है। तो यह सिद्धांत दोस्तों दिया किसके द्वारा गया है, शोले सबरी और मेलगो के द्वारा दिया गया है। अगला दोस्तों देखिएगा सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत। संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत, संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत। और दोस्तों यह सिद्धांत चैपलिन, कोकर और एप्पल के द्वारा दिया गया। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है चैपलिन, दूसरे का नाम है दोस्तों कोकर। 3 मनोवैज्ञानिक है, चैपलिन, कोकर और एप्पल। ये 3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है संतुलन इस धैर्य। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि आपके व्यवहार में संतुलन का भाव है किसी भी कार्य को करने के लिए, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य को करने की स्थिति में आपके अंदर संतुलन का भाव है। यानी आपके मान लीजिए 2 महीने के बाद में एग्जाम है, और आज आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, इसके लिए एकदम मेरे अंदर व्यवहार के अंदर संतुलनशीलता है, आपके अंदर समायोजन का भाव है, समायोजन का आपके अंदर अभाव नहीं है। इस भाव से व्यक्ति कोई नया कार्य करता है, या इस भाव से व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। यह जो सिद्धांत था दोस्तों, इस सिद्धांत का नाम है संतुलन इस धैर्य का सिद्धांत। और यह सिद्धांत चैपलिन, कोकर और एप्पल के द्वारा दिया गया। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा विषय है दोस्तों, हम थोड़ी बहुत चर्चा ये करना चाहेंगे दोस्तों कि जो अभिप्रेरणा होती है, ये हमने अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ लिया। इस अभिप्रेरणा का शिक्षा के लिए महत्व क्या होता है, ये अभिप्रेरणा शिक्षक विद्यार्थियों के अंदर जागृत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के जो हमने स्रोत थे वो पढ़े थे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा अनेक प्रकार से जागृत कर सकता है। इसके लिए अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके होते हैं। इन विधियों के द्वारा, इन तरीकों के द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकता है। दोस्तों इतना सा आप याद रखिएगा, यदि आपके पास में अधिगम में अभिप्रेरणा नहीं है तो आपका अधिगम सर्वोच्च नहीं है। और इस अधिगम को उच्च गति पर लाने के लिए एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को, कई प्रकार की विधियां होती है, उन विधियों से आप क्या करें, अभिप्रेरित करें। कई बार विद्यार्थियों को सफलता का ज्ञान करवाकर और असफलता का आभास करवाकर,
कई बार विद्यार्थियों को निंदा के द्वारा, कई बार दंड के द्वारा और कई बार पुरस्कार के द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, अभिप्रेरित कर सकता है। इसके लिए दोस्तों देखिएगा, अधिगम में हम बात करें कि अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, तो अभिप्रेरणा में जो अधिगम का जो महत्व है दोस्तों, कि अधिगम में अभिप्रेरणा हर जगह काम में आती है। यदि आपके पास में अभिप्रेरणा है तो आप कहीं पर भी चले जाइए शिक्षण के लिए, आपके व्यवहार में अनुशासन दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो नजरें हैं वो नजरें कहां तक होगी, लक्ष्य तक होगी। इसके अलावा आप जो भी पढ़ोगे वो पढ़ा हुआ याद रहेगा आपको, जब आपके पास में क्या रहेगी, अभिप्रेरणा रहेगी। इसके लिए दोस्तों अभिप्रेरणा आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो अधिगम का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों यह है कि अभिप्रेरणा आपके पास में यदि है तो अभिप्रेरणा आपके लक्ष्य तक चलेगी। तो दोस्तों आप एक बार इसको सिद्धांत को और पढ़िएगा। एक विद्यार्थी का प्रश्न आता है, प्रणोद का सिद्धांत क्या है? प्रणोद का सिद्धांत बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था दोस्तों, ये जो मूलतः सिद्धांत है वो प्रणोद का सिद्धांत नहीं है, इसको हम बोलते हैं न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत। इसी को हम दूसरा कहते हैं दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम में हमने इस सिद्धांत को पढ़ा था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क लियोपोल्ड के द्वारा दिया गया, या हम यूं कह सकते हैं क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया। क्लार्क एल हल यानी CL हल का पूरा नाम है दोस्तों क्लार्क लियोपोल्ड हल, यानी क्लार्क एल हल। क्लार्क हल कहता है कि यदि आपके अंदर कुछ जैविक आवश्यकता है तो उस जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसको दोस्तों मैंने आपको अधिगम में पढ़ाया था। प्रणोद न्यूनता या न्यूनता प्रणोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं सबलन का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, जैविकीय ह्रासन के सिद्धांत, इसके अनेक नाम है दोस्तों और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफोर्समेंट थ्योरी। तो एक बार आप अधिगम के जो जितने भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को पढ़े, आप उसी से संबंधित है। और अभिप्रेरणा में उन्हीं सिद्धांतों को दोस्तों वापस अप्लाई किया गया, जो सिद्धांत मैंने आपको या तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में पढ़ाए हैं या मैंने आपको उनको अधिगम में पढ़ाए हैं। तो पहले वाले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों अगले क्लास में जब भी हम आमने सामने होंगे, जब भी हम लाइव होंगे, तो हम एक महत्वपूर्ण विषय होगा दोस्तों हमारा बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के क्या सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। नीचे जाओगे तो नीचे बटन आएगा दोस्तों, आपको एक तो लाइक का और एक शेयर का ऑप्शन आएगा। आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.